हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स प्रोग्राम। आज हम 1 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो दिस इज द न्यूज़ इंडेक्स फॉर 1 सितंबर। इन GS1 द फर्स्ट आर्टिकल वी हैव इज रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज। तो ये हमारे PSI वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज वी विल डिस्कस सम गुड सेक्शंस एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम BNSS। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज में एल्डरली स्पेसिफिक कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए, वी विल डिस्कस दैट थिंग। आफ्टर दैट देयर वाज अ वेरी गुड केस example regarding the divorce camp initiative in the Kerala। उसके बाद PM सूर्य घर योजना में कुछ नए प्रावधान राजस्थान कैबिनेट द्वारा ऐड किए गए हैं, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। आफ्टर दैट देयर वाज अ वेरी गुड इन्फोग्राफिक रिगार्डिंग कि स्वदेशी या जो सेल्फ रिलायंट है करंट टाइम में, उसे परसू करने में क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। तो दिस वाज ऑल इन GS1। इन GS2 वी हैव अ वेरी गुड आर्टिकल रिगार्डिंग द रेयर अर्थ मिनरल की कैसे चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल मॉडल्स में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करी। देन जनरेटिव एआई का डिफरेंस पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल था विच डिफरेंशिएट बिटवीन द चैट जीपीटी एंड द ग्रॉक एआई। उसके बाद एआई रेस में ही यूएसए वर्सेस चाइना के जो एआई मॉडल्स हैं उनके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल था। In GS3, we have a good analysis regarding the 2T deficit between the India and China। तो क्या है ये 2T deficit? We will look after this। And in last we will cover Indo-Japan relation और क्या इंडो पैसिफिक में आने वाले समय में स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलेगी। तो let's start today's news bit। तो जैसा आपको पता है कि भारतीय संसद द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों को पारित किया गया है। तो इसमें कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल कि अब नॉट ओनली फॉर एल्डरली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी थाने में अब जीरो एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आप BNSS की सेक्शन 173(1) को देखें तो इट सेज कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, मतलब एरिया की कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं रही। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये 173 आपकी दो चीज़ों को बताती है। एक तो ये आपकी जीरो एफआईआर को कि आप किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सेकेंडली इट ऑल्सो गिव्स द वे फॉरवर्ड फॉर द EFIR कि बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इफ इट गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो इसमें ओरली के लिए आपके क्या क्या आपको करना है वो बता दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक के केस में इसमें कहा गया है कि बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइन विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। कि अगर पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर फाइल करी है तो 3 दिन के भीतर भीतर पीड़ित को थाने में जाके उसकी शिकायत वहां देना भी जरूरी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो EFIR पे कार्रवाई नहीं होगी। तो ये दोनों ही प्रोविज़न फॉर जो कि जीरो एफआईआर है और EFIR है, ये आप अपने GS में सोशलॉजी के आंसर में यूज़ कर सकते हैं कि एल्डरली इसके लिए क्या क्या इशू होते थे। तो इस तरह के जो आपराधिक निर्णय है या आपराधिक मुकदमे हैं उसमें उनको सुविधा देने के लिए जीरो एफआईआर EFIR जैसे प्रोविजंस भी हमने किए हैं। साथ ही फॉर स्पेसिफिकली अगर हम एल्डरली के केस में देखें तो जो सिविल मामले हैं उसमें अगर कोई एल्डर पर्सन वादी है या प्रतिवादी है तो दोनों ही केसेस में वो ऑनलाइन तरीके से कोर्ट में पेश हो सकता है। इसके साथ ही आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के दौरान भी अधिकांश तारीखों में बुजुर्ग घर या दफ्तर से ही ऑनलाइन पेश हो सकता है। इसके साथ ही एक नया कंसेप्ट जो इन न्यू क्रिमिनल लॉज में लाया गया है दैट इज़ द कम्युनिटी सर्विस प्रोविजंस। कि कई ऐसे मुकदमे हैं जहां पे सांकेतिक सजा के रूप में आपको सामुदायिक सेवा करने को कहा जाएगा और इस तरह की कम्युनिटी सर्विस के थ्रू वो पनिशमेंट सर्व की जा सकती है। साथ ही नई कानूनों के अनुसार पुलिस को 14 दिन के भीतर प्राथमिक जांच और 90 दिन के भीतर पूरी जांच खत्म करनी होगी एवं 2 माह में चार्जशीट एवं सुनवाई खत्म होने के 45 दिन के भीतर फैसला आने का भी प्रावधान है। तो PSI एस्पिरेंट्स के लिए भी ये जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर देयर इंटरव्यू एज वेल। तो दिस वाज गुड आर्टिकल कि आपको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज मिलती है कि व्हाट इज़ जीरो एफआईआर, अंडर विच सेक्शन यू कैन फाइल दिस एंड आल्सो द EFIR। अब अगर क्या रेमेडीज़ है अगर जो ऑफिसर जो है वो जीरो एफआईआर या EFIR को रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 इन द BNSS। तो एनी पर्सन अग्री बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर टू इन द सब सेक्शन 1। कि अगर कोई भी ऑफिसर जो है सबसेक्शन 1 जो कि BNSS की जीरो एफआईआर और EFIR का प्रोविजन करती है उसे लॉन्च करने से मना कर देता है, तो जो पर्सन है वो इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं एंड ही और जो भी पर्सन वो अपॉइंट करेंगे देन ही विल डायरेक्टली लुक इनटू द इन्वेस्टिगेशन। तो ये रेमेडी भी आपको पता होना चाहिए। पुलिस
fails to register your EFIR or the zero FIR. So this was a very good technical knowledge. Then this was a you can use this as a case example in your मेंस आंसर कि डिवोर्स जो है अंडर द आवर सोशलॉजी सिलेबस एक टॉपिक हमारा दिया हुआ है कि चैलेंजेस बिफोर द सोसाइटी, अंडर विच इट डायरेक्टली मेंशन कि डिवोर्स का जो टॉपिक है। तो अब केरल में क्या हुआ है कि देश का पहला डिवोर्स कैंप बनाया गया। तो इस तरह के डिवोर्स कैंप में महिलाएं जो है वो स्वेच्छा से आती है, देर आर सम वॉलेंटरी चार्जेस, यू हैव टू पे फॉर दैट, बट वहाँ पे उनका एक रिहैब होता है, एक रिजुविनेशन होता है, दे स्टार्ट exploring their new life after the divorce. So it's a reform after or a new प्लेटफॉर्म टू देम आफ्टर देयर डिवोर्स। तो इस कैंप में ना केवल उन्हें कानूनी सलाह भी मिलती है, बल्कि इफ़ यू सी द एग्जांपल ऑफ दिस डिवोर्स कैंप, यू कैन सी कि 150 से ज़्यादा भी जो महिलाएं वो अभी तक इसमें शामिल हो चुकी है और डिवोर्स के बाद उन्होंने एक नए जीवन की सही से शुरुआत करी है। इसके साथ ही एक अच्छा डेटा इस आर्टिकल में दे रखा था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 18 से 49th ईयर की 32% ऑफ जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो एक छोटा सा इन्फोग्राफिक आप ऐसे बना सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है वो हमारी GS3 लॉ में भी डायरेक्टली मेंशन टॉपिक है, तो आप ऐसा एक छोटा सा इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। इसके साथ ही वन गुड थिंग विद दिस आर्टिकल है कि जिस तरीके से आर्टिकल की स्टार्ट की गई, अब हमारे GS4 में ऐसे लिखने को आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब आप देखिए कि ये आर्टिकल किस तरह से एक स्टोरी वे में और बहुत ही छोटी स्टोरी वे में अपने आप को स्टार्ट करता है। तो आप इस आर्टिकल की जो स्टार्ट है इसको पढ़िए। यू कैन यूज सच आर्टिकल्स और यू कैन मेक योर ओन स्टोरीज इन डिफरेंट एसेज। तो आप इसके जो इंट्रोडक्शन है इसको जरूर पकड़िए। दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी स्टाइल इंट्रोडक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द PM सूर्य घर योजना। तो PM सूर्य घर योजना जो कि घरों पे सोलर संयंत्र स्थापित करने की दृष्टि से लाई गई थी, तो रिसेंटली उसमें कुछ न्यू चेंजेस किए गए, कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए, तो वी विल लुक आफ्टर दैट। तो अब क्या होगा कि इसमें 150 यूनिट जो मुफ्त बिजली है वो योजना अब लागू होने वाली है। अब इस योजना में क्या क्या नए प्रावधान किए गए, तो द ओवरऑल स्कीम वी कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ टारगेटेड बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। जैसे हम DBT पढ़ते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो हम इसको कीवर्ड के रूप में समझ सकते हैं कि इट्स अ टारगेटेड बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या है कि अगर आपका जो बिजली बिल है वो 150 यूनिट से कम है और 150 यूनिट से ज़्यादा है, तो उस केसेस में केस बेसिस पे ये बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जांपल टोटल इसमें 1.1 करोड़ 4 लाख जो घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं उनको फ़ायदा होगा, और सौर योजना से मिलकर प्रति माह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक की निःशुल्क बिजली मिलेगी। अब इसमें जिनका बिजली यूनिट है वो 150 यूनिट से ज़्यादा है, तो ऐसे पंजीकृत उपभोक्ता कितने हैं, 27 लाख हैं। तो 150 यूनिट से ज़्यादा वाले 27 लाख है। तो उनके घर की छत पे इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के जो निःशुल्क सोलर पैनल है वो लगाए जाएंगे। साथ ही इस योजना के तहत 33,000 रुपये जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपये प्रति संयंत्र का अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उन्हें मिलेगी। इस टोटल रूफटॉप सोलर प्लांट से हमें 3000 मेगावाट की एडिशनल सोलर कैपेसिटी अचीव होगी। तो ये जो है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आवर एनर्जी प्रोडक्शन है। इसके साथ ही अगर आपका जो इसके साथ ही आपका जो बिजली है वो 150 यूनिट से कम है, तो उस केस में भी दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। आइदर द पर्सन कुड बी होमलेस, तो ये बहुत अच्छा है कि कैसे होमलेस पर्सन के लिए कम्युनिटी सोलर प्लांट्स का कंसेप्ट भी इसमें लाया जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक कंसेप्ट राजस्थान इज ट्राइंग टू अचीव। और जिन लोगों के पास 150 यूनिट से कम है बट दे हैव होम, तो ऐसे 11 लाख लोगों को भी 1.1 kV का जो निःशुल्क सोलर संयंत्र है वो लगाए जाएंगे। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ टारगेटेड बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कि स्वदेशी इन द प्रेजेंट एरा, कि भारत का जो सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है उसमें क्या चैलेंजेस हैं या क्या बेसिक फंडामेंटल इशू हैं। तो दिस कंप्लीट आर्टिकल वी कैन कैरेक्टराइज इन द 3 हेड, कि सबसे पहले हमारा जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या इंपोर्ट्स का डिलेमा है कि रिसेंटली भारत ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर पुश दिया है, बट स्टिल देयर लैक्स अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद दिस फिनोमेना। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन का इशू है। देन द लास्ट इशू इज रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। तो वी विल सी दिस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो हमने इंपोर्ट्स में हमारा रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है कि इंपोर्ट्स को कम किया जाए, बट अगर इस इंपोर्ट्स को हम कैटेगोरिकली डिवाइड करें तो वी विल सी कि देर आर इन टर्म्स ऑफ गुड्स देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ गुड्स। द फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, देन वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स, देन वी हैव कैपिटल गुड्स, देन वी हैव कंज्यूमर गुड्स। तो रॉ मटेरियल के अगर आप केस में देखें तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है 2024 में इट इज़ नियरली
220 बिलियन, सेम फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरह कैपिटल गुड्स में हम $170 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। बट अगर आप कंज्यूमर गुड्स देखें तो दे कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड $79 बिलियन, विच इज़ ओनली 10% ऑफ दिस। तो हमारा जो सेल्फ लैंड का गोल है, या अगर हम विदेशी उत्पादों के जो कंज्यूमर गुड्स हैं जिसपे कि हमारा मेजर फोकस है इंपोर्ट को कम करने का, अगर हम उसको कम करते हैं तो दैट विल ओनली सॉल्व द कंज्यूमर गुड का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम। बट द लार्जर प्रॉब्लम हेयर लाइज विद द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड द कैपिटल गुड्स, जहाँ के भी इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल विच कॉन्स्टिट्यूट नियरली 32%, एंड इफ वी एड इंटरमीडिएट गुड्स तो देन दिस कम्स नियरली 64%। तो ये वो गुड्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं ताकि हम न्यू प्रोडक्ट्स को बना सकें। तो ये इंडिया के लिए एक डिलेमा है कि कैसे इंडिया आने वाले समय में रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स के इंपोर्ट्स को कम करता है। बट एज ऑफ नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग द कंज्यूमर गुड्स विच इज ऑलरेडी 10%। तो दिस आर्टिकल सेज कि जो इंडिया की ये स्ट्रेटेजी इट इज नॉट दैट इफेक्टिव। द नेक्स्ट थिंग इन दिस इज रिगार्डिंग द वैल्यू एडिशन गेम। अगर आप इंडिया और चाइना का वैल्यू एडिशन गेम कंपेयर करें तो यू विल बी सरप्राइज कि चाइना जो है वो ईयरली $2.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट्स करता है, एंड इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 687 बिलियन। तो चाइना इंडिया से लगभग 4 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है। बट उसी इंपोर्ट के रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट के गुड्स की सहायता से चाइना एनुअली $3.4 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भी करता है। दैट शोज कि चाइना इज अ लीडर इन द वैल्यू एडिशन। जो वैल्यू एडिशन केस की इंडिया के केस में प्रॉब्लम है कि अगर इंडिया $687 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है तो वी एक्सपोर्ट ओनली $430 बिलियन ऑफ गुड्स। तो अगर आप ट्रेड सरप्लस देखें तो चाइना के केस में चाइना है ट्रेड सरप्लस इन ऑल एक्सेप्ट द रॉ मटेरियल। तो ये जो इन्फोग्राफिक है ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर, बट हियर यू कैन सी कि अगर रॉ मटेरियल का केस देखें तो चाइना हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट। इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं उनको ट्रेड डेफिसिट के रूप में लिया गया, तो इट्स अ डिफरेंट देन आवर यूजुअल कन्वेंशन। तो चाइना के केस में रॉ मटेरियल के केस में हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। बाकी ऑल एस्पेक्ट की इंटरमीडिएट गुड्स हो जाए, कैपिटल गुड्स हो जाए, कंज्यूमर गुड्स हो जाए, चाइना हैज़ सीन अ ट्रेड सरप्लस। बट इंडिया का केस अगर हम देखें तो इंडिया के केस में हमें रॉ मटेरियल के केस में तो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता ही है, इसके साथ ही इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स के केस में भी देखने को मिलता है। ओनली थिंग विच वी हैव रिड्यूस इज द कंज्यूमर गुड। तो वी हैव ट्रेड सरप्लस ओनली इन द कंज्यूमर गुड्स। तो ये भी एक इशू है कि क्यों इंडिया इंपोर्ट्स को कम करने के बाद भी वैल्यू एडिशन गेम को नहीं बढ़ा पाया है। एंड द लास्ट इशू इज रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडिया और चाइना के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को स्टडी करें विच शोज़ कि आपकी इकोनॉमी में कितना कैपिटल एसेट जनरेट हो रहा है, जिससे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया या आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो चाइना के केस में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इज नियरली 40.5%, बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ ओनली 29.6%। बट देर इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो कि अगर आप नेट एफडीआई इनफ्लो को देखें तो चाइना का जो नेट एफडीआई इनफ्लो इट इज़ सीइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड्स, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी वर्ल्ड इज लुकिंग आफ्टर। तो चाइना का नेट इनफ्लो एफडीआई नियरली अब 0.1% रह गया है, जबकि इंडिया का 0.71% है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा चांस हो सकता है कि अगर हम हमारे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स को परसू करें, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो हम ये एफडीआई इनफ्लो को और चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो दीज वर द थ्री थिंग। आप छोटा सा डायग्राम ऐसे बना सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि कभी भी आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ लैंड का कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन डिस्कस these three एरिया एज अ वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट इन GS2 वी हैव फर्स्ट आर्टिकल रिगार्डिंग द रेयर अर्थ मिनरल। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो बोथ फ्रॉम आवर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू दीज थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें अलग अलग ब्लॉक हैं, जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो ये जो 57 से 71 है दिस स्टार्ट्स योर F ब्लॉक। तो ये जो लेंथेनॉइड्स हैं दे आर 15 एलिमेंट्स। तो ये जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट तो है ये, साथ में डी ब्लॉक के दो ऐसे एलिमेंट है स्कैंडियम और यूट्रियम विच हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 21 एंड 39। ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट में काउंट किए जाते हैं। अब ये क्यों काउंट किए जाते हैं, तो बेसिक रीजन इज कि एक तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, साथ ही ये जिस ओर्स में मिल रहे हैं वो भी कॉमन है कि अगर मोनाजाइट में दोनों मिलते हैं तो दीज स्कैंडियम एंड यूट्रियम आर ऑल्सो फाउंड इन मोनाजाइट। तो इनकी जो केमिकल अकरेंस है और जो जोग्राफिकल अकरेंस है दे आर नियरली सिमिलर। इस वजह से डी ब्लॉक के दो एलिमेंट्स को भी रेयर अर्थ एलिमेंट में माना गया है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ओनली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में आपको दिया जा सकता है, बट यू विल सी कि दो डी ब्लॉक के एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। अब ये आर्टिकल क्या था उसे हम मेंस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो आज रेयर अर्थ मिनरल को जो है वो
रेयर अर्थ मिनरल जो है वो आपकी पूरी जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर रहे हैं। ऐसा ही एक समय पे देखा गया था बर्मा के केस में कि बर्मा जो है वो रिच है इन टर्म्स ऑफ टंगस्टन एंड द रेयर अर्थ। और जब कॉलोनियल एरा चल रहा था उस समय जैपनीज इंटरेस्ट जो है वो बर्मा के एक्सप्लोटेशन में काफ़ी हाई थे और जैपनीज ने काफ़ी एक्सट्रैक्ट किया बर्मा के टंगस्टन को। एक समय पे ये भी कहा जाता था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है, जापान की जो वॉर है, इट इज़ बीइंग फाइनेंस्ड बाय दिस रेयर अर्थ एलिमेंट जो कि जापान ने बर्मा से एक्सट्रैक्ट किए थे। हाउएवर लोकल अपोजिशन और बैरियर्स के कारण वो उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। तो बर्मा हैज़ ऑलरेडी सीन कि कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट आपकी एक जियोपॉलिटिकल रीशेपिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब चाइना का अगर हम केस देखें तो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है रेयर अर्थ एलिमेंट में, वी विल सी कि चाइना ने 1992 में ही इस विजन को देखना शुरू कर दिया था। जब चाइना के ही डेंग जियोपिंग जो थे 1992 में, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था। ही सेड कि द मिडिल ईस्ट हैज़ द ऑयल, चाइना हैज़ रेयर अर्थ। तो डेंग का जो ये स्टेटमेंट था ये शो करता था कि चाइना वाज लुकिंग आफ्टर कि 20 साल 30 साल बाद रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट चाइना ने एक स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म लिए, एक लगातार ईयर वाइज ईयर उन्होंने रिफॉर्म लिए। तो वी विल सी कि कैसे चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट पे अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करी। एडिशनली चाइना ने ट्रांसफॉर्म किया इस मिनरल वेल्थ को एक जियोपॉलिटिकल लीवर के रूप में। आज एक नई टर्म भी यूज़ की जा रही है, जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाउ जियो इकोनॉमिक्स इज बीइंग यूज एज अ मेजर ऑफ असेटिंग देयर जियोपॉलिटिकल एम्स। तो चाइना ने ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि चाइना इज द ओनली कंट्री विच हैव दिस। चाइना का मेन रीजन है कि चाइना ने अपस्ट्रीमिंग को तो स्ट्रेंथन किया ही किया, इसके साथ ही चाइना डोमिनेट करता है नॉट मेरली एक्सट्रैक्शन बट ऑल्सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड मैग्नेट प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग 70% ऑफ द माइनिंग, 90% ऑफ द सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड एडिशनली 93% ऑफ द ग्लोबल मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना ने ना केवल इनके एक्सट्रैक्शन पर ध्यान दिया, लेकिन इनके जो है सेपरेशन प्रोसेस हो जाए, चाहे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेंज हो जाए, उस पर भी चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से चाइना ने इन पे गेन किया। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए कहते हैं। तो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड ग्रीनलैंड इज कि यूएसए के पास रेयर अर्थ मिनरल्स उतनी मात्रा में नहीं है। यूएसए हैज़ ओनली 1%, उसमें भी यूएसए के पास 2 या 3 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो यूएसए का ये कंपल्शन है कि ही हैज़ टू लुक टुवर्ड्स द डिफरेंट सप्लाई चेन। तो ग्रीनलैंड जो है वो एक सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है। ग्रीनलैंड में एक तम्बरीज माइन है इन द साउथ वेस्ट ग्रीनलैंड विच ऑफर टेंटेनियम, नीबियम, जर्कोनियम। तो ये जो है वो यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही यूएसए जो है एक और डिफरेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है विच इज़ द डोमेस्टिक वेस्ट स्ट्रीम। कि यूएसए डोमेस्टिक वेस्ट से भी रेयर अर्थ एलिमेंट को वापस री एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। एडिशनली इफ वी सी कि चाइना के कंपेयर में वाई अदर वर्ल्ड जो पावर है वो रेयर अर्थ मिनरल के गेम में पीछे रह गई, तो बिकॉज ऑफ देर इज अ सीन अ विजिबल डाइवर्जेंस। कि अगर आप यूएस का केस देखें तो यूएस एक पेंटागन बेग प्रोजेक्ट चला रहा है जिसमें कि वो लुकिंग आफ्टर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बट ईयू के केस में अगर आप देखें तो ईयू और जो जापान है वो एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा रिसाइकलिंग, स्टॉक पाइलिंग एंड द डोमेस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इसी तरह जो G7 है उन्होंने 2025 में क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान भी लेके आए थे in which they emphasize की diversification, traceability and the sustainable mining and innovation of the rare earth element। अब चाइना की जो अटेम्प्ट है, वाई चाइना इज अहेड ऑफ देम, देर आर टू बेसिक रीजन। कि एक तो है कि इंडस्ट्रियल मास्टरी जो चाइना ने अचीव करी है इन टर्म्स ऑफ बोथ टेक्नोलॉजी एंड हिस्टोरिकल इनिशिएटिव। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट हैज़ इट्स ओन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें काफ़ी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कंसर्न है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूएसए ने जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना बंद कर दिया है। बट चाइना जो है इस तरह के एनवायरमेंटल कंसर्न्स के अगेंस्ट जाके भी वो काम कर रहा है। तो इट शोज़ कि कैसे चाइना का जो एनवायरमेंटल एक्सप्लोटेशन है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो उसके रेयर अर्थ मिनरल को ड्राइव कर रहा है। एडिशनली टेक्नोलॉजी में भी चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। बिटवीन 1950 से 2018 चाइना हैज़ फाइल्ड नियरली 25,000 रेयर अर्थ पेटेंट, surpassing its filing by US more than 150%। तो ये दिखाता है कि कैसे चाइना ने बहुत टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया और इसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। तो दिस एंटायर आर्टिकल शोज कि हाउ चाइना इज ट्रूली लिवार्जिंग कि नॉट ओनली इट्स क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ, बट चाइना ने जो सप्लाई चेन्स खड़ी करी है, जो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, इट शोज कि हाउ चाइना इज एबल टू यूज दिस एज अ जियो पोलिटिकल पावर।
द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द जनरेटिव एआई। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई और इसके रिगार्डिंग जितने भी जनरेटिव मॉडल्स हैं ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर 2023 मेंस इन विच इट वाज आस्क्ड डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ अबाउट द चैट जीपीटी। तो ये आर्टिकल जो है ये ग्रॉक और चैट जीपीटी में एक काफ़ी टेक्निकल कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देता है। तो एग्जाम में कभी भी अगर आपका एआई के रिगार्डिंग इस तरह के जनरेटिव मॉडल्स आते हैं तो आप उसको बेसिकली 3 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका इंटेलिजेंस इंडेक्स। तो इंटेलिजेंट इंडेक्स क्या होता है? इंटेलिजेंट इंडेक्स जो है वो एक आर्टिफिशियल एनालिसिस नाम की संस्था है। उन्होंने इस तरह के मॉडल्स को परखने के लिए एक स्कोर बनाया जिसे कि इंटेलिजेंट इंडेक्स कहते हैं। तो जीपीटी के केस में उसका इंटेलिजेंट इंडेक्स इज 69, जबकि अगर हम ग्रोक को बात करें तो इट इज 68। तो क्लियरली जीपीटी जो है वो ग्रोक से इंटेलिजेंट इंडेक्स में आगे है। देन आउटस्पीड की अगर हम बात करें कि कितने कम समय में जीपीटी और ग्रोक हमें उत्तर दे देता है, तो अगर हम जीपीटी के केस में देखें तो जीपीटी की जो टोकन स्पीड है इट इज़ 103 टोकन पर सेकेंड, बट ग्रॉक के केस में जो टोकन है इट इज़ ओनली 50 टोकन पर सेकेंड। तो ये स्पीड में भी काफ़ी पीछे है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्टेक्स्ट विंडो। रिसेंटली आपने देखा होगा जीपीटी ने एक नया अपडेट इंट्रोड्यूस किया है कि जो जीपीटी है वो आपके प्रीवियस रिस्पॉन्स के बेसिस पे न्यू रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। बिकॉज ऑफ विच जीपीटी का जो टोटल वैल्यूएशन है वो 88 बिलियन डॉलर से नियरली 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ये वो ऑल्सो सीन कि एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी जिसमें एक बच्चे ने इस तरह के रिस्पॉन्सेज के कारण सुसाइड कर लिया था। तो दिस कॉन्टेक्स्ट विंडो इज अ टेक्निकल टर्म। इसमें भी आप देखेंगे तो जीपीटी ओवर पावर द ग्रॉक एआई सिस्टम। तो अगर आपसे इस तरह के कोई भी जनरेटिव एआई का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक छोटा सा एनालिसिस बना सकते हैं कि ये देर आर 3 बेसिक डायमेंशन, इंटेलिजेंट इंडेक्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड आउट स्पीड, और आप उसमें आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा एआई मॉडल्स के रिगार्डिंग था, बट ये कंट्री वाइज एआई मॉडल्स को डिस्कस कर रहा था। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के एआई मॉडल्स का इंडिया के एआई मॉडल से कंपैरिजन करवाया जा सकता है। तो अभी आप देखिए कि अमेरिका एंड चाइना आर लीडिंग इन दिस एआई रेस। तो अमेरिका के कौन कौन से मॉडल हैं? सबसे पहले ओपन एआई ने दुनिया को चैट जीपीटी जैसा मॉडल दिया जिसने कि भाषा आधारित जनरेटिव एआई को घर घर तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही चैट जीपीटी का जो डॉल ई वर्जन है इसने इमेज जनरेशन में भी काफ़ी रिवोल्यूशन ला दिया। एडिशनली इफ यू सी कि गूगल ने डीप माइंड एंड अल्फा फोल्ड से बायोलॉजी स्टडी और बायोलॉजी रिसर्च में काफ़ी रिवोल्यूशन लेके आया। एडिशनली गूगल का जेमिनी भी जो है वो काफ़ी अच्छा जनरेटिव एआई मॉडल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ग्रॉक एआई जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन के जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर 365 को पायलट बनाया जिसके कारण कि हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे जो टूल्स हैं दे आर बीइंग एम्पावर्ड विद द एआई पावर। एडिशनली मेटा ने लामा नाम का एक ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल बनाया जिससे कि डेवलपर्स जो है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो इनटू द डेटा। तो ये तो यूएस के मॉडल थे। अब चाइना के ऐसे कौन कौन से मॉडल है? तो जो चाइना की कंपनी है बाइडू उसने एरिनी बोट 4.0 पेश किया जिसे चीन का सबसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल माना गया है और इसे चीनी भाषा का लोकल कंटेंट के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही अलीबाबा ने भी क्वेंट 2 और क्वेंट 2.5 जैसे ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च किए हैं। टेंसेंट ने हुनायून नाम का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जो कि इमेज जनरेशन में काफ़ी अच्छा मॉडल माना जा रहा है। इसके साथ ही बाइट डांग्स जो है जो कि टिकटॉक की ही पेरेंट कंपनी है उसने डुबाऊ नाम का एक चैटबॉट बनाया। तो ये जो चैटबॉट है वो मार्केट एंटरप्राइज उपयोग और चीन की डिजिटल सर्विसेज को एम्पावर करने में काफ़ी यूजफुल है। तो चाइना और अमेरिका के मॉडल में एक बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे कि चाइनीज़ जो मॉडल्स हैं दे आर मेनली कंसर्न इन जो चाइनीज़ लैंग्वेज है या फिर चाइनीज़ सर्विस डिलीवरी है, बल्कि लेकिन अमेरिका के जो मॉडल हैं वो दे आर मेनली मल्टी मॉडल। तो इंडिया में भी आपको इनका अडॉप्शन एज कम्पेयर टू चाइना देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न भी है बिकॉज ऑफ वी आर नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज़ मॉडल। अब इन दोनों ही देशों की जो अप्रोच है इसमें आपको एक 3 अच्छी कॉमन बातें देखने को मिलेगी कि हाउ दीज वर्ल्ड कंट्रीज आर शोइंग वर्ल्ड कि आप कैसे एआई को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन सोर्सिंग ऑफ दिस, कि अमेरिका में गूगल और मेटा जैसी कंपनियों ने टेंसर फ्लो, पाईटॉर्क और लामा जैसे टूल्स जो हैं वो ओपन सोर्स किए। इसी तरह चीन ने भी अलीबाबा और बाइडू ने भी सेम ही किया कि दे आर बीइंग प्रोवाइडिंग दीज सॉफ्टवेयर एज अ ओपन सोर्स। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है चाइना में सरकार जो है वो 2000 से लेकर सन 2023 के बीच में अभी तक 184 बिलियन डॉलर जो है वो एआई में इन्वेस्ट कर चुकी है। तो ये शो करता है कि सरकार को एआई को कितना समर्थन देना चाहिए। साथ ही बिजनेस मॉडल की अमेरिकन कंपनी ग्लोबल सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉल्यूशन पर फोकस करती है। इसी तरह अगर आप चीन की कंपनी देखेंगे तो वो भी ई कॉमर्स, सर्विलांस और चीनी भाषा पर फोकस कर रही है। तो ये तीनों दोनों कंट्री के कंपैरिजन थे।
एंड एट लास्ट कि इंडिया के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा सस्टेनेबल है, तो इंडिया के लिए जो मॉडल होगा दैट शुड बी जनरेटेड बाय इंडियंस ओनली, क्या AI दैट इज जनरेटेड बाय इंडियंस ओनली, बिकॉज बोथ विद दिस अमेरिकन एंड चाइनीज वी हैव आवर ओन स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। नेक्स्ट आर्टिकल इन फ्रॉम GS3 कि इंडिया एंड चाइना में जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हमारे रिलेशन है दे आर गेटिंग अ न्यू स्टार्ट, बट स्टिल वी फेस अ 2T डेफिसिट। तो ये 2T डेफिसिट क्या है, इसको हम देख। तो अब जो इंडिया की जो गेन है सबसे पहले तो हम उसे देख लेते हैं कि भारत को चाइना के साथ रीकैलिब्रेशन जो हमारी पार्टनरशिप का हुआ है उससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ADB की एक रिपोर्ट आती है विच सेज कि 5 से 6 बिलियन डॉलर का जो लाभ है वो पर ईयर इंडिया को इससे हो सकता है। साथ ही उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। चाइना से ना केवल रेयर अर्थ एलिमेंट बल्कि बहुत सारे फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल मशीनरी भी इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर इंडो चाइना में रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो इनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है ये भी काफ़ी कम हो सकती है। साथ ही अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया को पर ईयर 3 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो चाइना के साथ अगर हमारा इकोनॉमिक एंगेजमेंट बनता है तो ये जो 5 से 6 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक गेन है वो इसे कंपनसेट कर सकता है। साथ ही औद्योगिक विकास की चाइना से आने वाली मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स क्रिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और पीपल टू पीपल कनेक्ट और अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती है तो वी विल सी अ न्यू सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी दोनों के बीच में। एडिशनली इससे एक और मेन बेनिफिट है कि हमारी जो सीमा पर शांति वार्ता है वो पुनः स्थापित होगी। जो शांति अभी तक हमें देखने को मिला है कि बार बार चाइना की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें कमी आएगी और हमारे अपने न्यू मैकेनिज्म्स हमने डेवलप किए हैं ताकि हम उनसे इंगेज कर सकें। इसके साथ ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नाथुला, लिपुलेख और शिप्किला जैसे दर्रों के माध्यम से पुनः सीमा व्यापार शुरू होने वाला है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनेगी, उनका डेवलपमेंट होगा, तो सीमावर्ती इलाकों का भी इसमें विकास होने की संभावना है। तो ये तो था कि क्या क्या बेनिफिट है। एक कंसर्न हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाइना और इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देखें तो 2017-18 में हम चाइना को 13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, बट आज भी वो नियरली 14 बिलियन डॉलर पे स्टैगनेंट है। बट चाइना के केस में देखिए कि चाइना के केस में चाइना हमें एक्सपोर्ट करता था 76 बिलियन डॉलर, आज वो बढ़ के नियरली 113 बिलियन डॉलर हो गया है। तो दिस शोज़ कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 2T प्रॉब्लम कि फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ द trade deficit, and not only the trade deficit we also have a trust deficit। तो दिस 2T is trust plus trade deficit। आप एग्जाम में एक छोटा सा वेन डायग्राम बना सकते हैं वेयर यू कैन क्रिएट कि ट्रेड में क्या क्या इशू है एंड ट्रस्ट में क्या क्या इशू है। यहाँ पे आप गलवान या फिर डोकलाम क्राइसिस इन सबको लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना ट्रेड डेटा लिख सकते हैं। तो अब ट्रेड डेफिसिट का जो इशू है उसके अतिरिक्त हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी है कि जो पास्ट में चाइना द्वारा टेक्निक्स यूज़ की गई है टेरिटोरियल गेन्स के लिए इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें चाइना का जो है वो एक सस्पिशियस रोल देखने को मिला, जहाँ चाइना ने नॉट ओनली सर्विलेंस प्रोवाइड करी बल्कि पाकिस्तान को इंटेलिजेंस, रिकॉनिसांस ऐसे सपोर्ट भी चाइना ने प्रोवाइड करे। तो अब गौतम बम्बावले जी जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर है चाइना के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसी दी दैट इज़ पॉलिसी ऑफ ट्रस्ट एंड वेरीफाई कि अब चाइना पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन आप ट्रस्ट एंड वेरीफाई की पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं कि आप अपना इंगेजमेंट बढ़ाइए, ट्रस्ट बिल्टअप कीजिए, देन यू वेरीफाई कि चाइना इज़ ऑल्सो फुलफिलिंग दोज क्लेम और चाइना ने जो अपने कमिटमेंट किए कि चाइना उन्हें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रस्ट एंड वेरीफाई की पॉलिसी को कीजिए एंड यू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये पूरा आर्टिकल अच्छा था। एक और अच्छा पॉइंट जो इस आर्टिकल में था कि चाइना का जो परसेप्शन है इंडिया को लेके वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आज इंडिया की जो जीडीपी है इट इज़ नियरली 4 ट्रिलियन डॉलर। चाइनीज़ जो है दे आर हैविंग मच बिगर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ दैट। इसके साथ ही चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो भी हमसे बहुत बड़ी है, बट दिस शुड नॉट बी अ ड्राइविंग फैक्टर बिटवीन आर रिलेशन। बट चाइना का जो परसेप्शन है इंडिया को लेके, चाइना इट्स नॉट कंसिडरिंग इंडिया एज अ इक्वल पार्टनर। चाइना इंडिया को एज अ काउंटर वेट यूज़ करता है अपनी यूएसए स्ट्रेटेजी या फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के रूप में। तो ये जो परसेप्शन है ऑफ नॉट बीइंग इक्वल ये इंडिया चाइना में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, यू शुड रीड दिस आर्टिकल एज वेल। The next article is regarding the Indo-Japan ties and how it needs a big leap in the Indo-Pacific। तो the author is started in a very good sarcastic way कि यूएस जो है वो अब
लॉन्ग जियो पोलिटिकल वेकेशन पे है व्हेन इट कम्स टू द इंडो पैसिफिक। अब जो क्वाड की सिग्निफिकेंस है, आने वाले टाइम में आपको इस पर एक थ्रेड देखने को मिलेगा कि वेदर क्वाड इज रिलेवेंट और नॉट, बिकॉज यूएस का पूरा फोकस इंडो पैसिफिक से हट के टैरिफ एंड दीज काइंड ऑफ ट्रेड वॉर्स पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे समय में जो इंडिया जापान है उनके क्या कंसर्न है इंडो पैसिफिक को लेके और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दिस आर्टिकल डिस्कस इट। तो सबसे पहले तो कि ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि ऐसा क्या है कि इंडिया और जापान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी स्ट्रेंथन है। तो देयर आर बेसिकली थ्री कंसर्न, थ्री रीजंस। द फर्स्ट वन इज कि दोनों ही कंट्री स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्ले ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप, कि चाइना की जो रीजनल असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक में एंड यूएस की जो प्रायोरिटीज़ हैं इट अलाइंस विद इंडिया और जापान के इंटरेस्ट। तो हमें क्वाड जैसे इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हो गए, मिलान एक्सरसाइज हो गई, बट अब हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस इज़ नॉट मोर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। तो ऐसी स्थिति में ये जापान और इंडिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे स्टेबलाइज किया जाए पूरे इंडो पैसिफिक को फ्रॉम द चाइनीज असर्टिवनेस। साथ ही इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना के साथ कॉम्पिटिटिवनेस को भी अश्योर किया जाए और चाइना की असर्टिवनेस को भी कंट्रोल किया जाए। सेकंड फैक्टर है हमारा कॉपरेशन, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, सॉफ्ट पावर में हो, बायलैटरल ट्रेड में हो, तो ओवर द टाइम ये हमेशा ही हमें देखने को मिला है। एंड द थर्ड फैक्टर इज कि टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप। जापान इज द वन ऑफ द कंट्री जिन्होंने डिस्पाइट हैविंग कंसर्न दे हैव कन्वेड देयर कंसर्न टू द इंडिया इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड अ वेरी डिस्क्रीट मैनर। कि जापान में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शिंजो आबे हो, तो अलग अलग समय में उनके जो भी कंसर्न थे उन्होंने बहुत ही संवेदनशील तरीके से इंडिया के सामने उसे रखे और इंडिया हैज़ ऑल्सो लुक आफ्टर देयर कंसर्न। तो ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ये टाइम टेस्टेड है, ओवर द टाइम ये डेवलप हुआ है। बट इसके बाद भी कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसकी तरफ दोनों कंट्रीज मिलकर देख रहे हैं। तो वो क्या है? तो फर्स्ट गोल इज रिगार्डिंग कि चाइना को इंडो पैसिफिक में कैसे रोका जाए, ये चाइना के असर्टिवनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्पेशली जब यूएस इज अनप्रिडिक्टेबल रिगार्डिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप। तो इसके साथ ही वन फंडामेंटल रीज़न इन विच यूएस एक फंडामेंटल रीज़न जो कि इंडिया जापान और इंडिया की चाइना के साथ रिलेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, इट कम्स टू द ट्रेड। अगर आप ट्रेड डेटा देखें तो हम जापान और इंडिया का ट्रेड डेटा देखते हैं, तो जापान जो है वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को नियरली 138 बिलियन डॉलर, और यही जो चाइना है वो जापान को 170 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। तो टोटल अगर आप दोनों का ट्रेड देखें तो ये नियरली 300 बिलियन डॉलर का है। बट जापान इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है इट इज़ ओनली 23 बिलियन डॉलर। उसमें भी जापान हमें नियरली 18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और हम जापान को ओनली 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और यही देखा गया जब इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पर गए थे। तो जापान ने प्लेज किया था कि वी विल इन्वेस्ट नियरली 68 बिलियन डॉलर इन द इंडिया। तो ये शो करता है जापान का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द रिलेशन। एडिशनली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ द एशियन क्वाड, कि अब क्वाड से जब यूएस अलग होने की ओर देख रहा है या यूएस इज नॉट इंटरेस्टेड इन क्वाड, तो कैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड जापान, दीज फोर कंट्रीज कैन कम टुगेदर एंड दे कैन फॉर्म अ एशियन क्वाड। तो ये जो एशियन क्वाड होगी इसका क्या पर्पस होगा? इसका पर्पस होगा रेयर अर्थ एलिमेंट के केस में, क्योंकि दिस रीजन इज वेरी रिच इन द रेयर अर्थ एलिमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान दे हैव दिस टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो अगर एशियन क्वाड का सपना साकार होता है तो इससे ना केवल रेयर अर्थ एलिमेंट में डाइवर्सिफिकेशन आएगा, बल्कि जो चाइना की मोनोपोली और असर्टिवनेस है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। तो दिस एशियन कोड कंसेप्ट कैन बी अ वेरी गुड थिंग और अ वेरी गुड डेवलपमेंट इन द इंडो जापान ties when it comes to the Indo-Pacific. So that was all in today's news bit. We hope you like our initiative. और आज की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से एक्सेस हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव प्लीज़ डू कंसिडर शेयर, लाइक, हाइप एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।